एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिवॉल्यूशन इज ओनली द मीन्स टू चेंज द गवर्नमेंट। अर्थात अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रांति ही एकमात्र जरिया होगी सत्ता परिवर्तन के लिए, गवर्नमेंट चेंज के लिए। चरण स्पर्श मैम, मैं देवांश सोनी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इस विषय में मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि एक संगठन का निर्माण किया जाए जो भारतीयों की मांगों को, जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेगा और भारतीयों की मांगों को, भारतीयों की डिमांड्स को अंग्रेजी हुकूमत के सामने, लंदन में बैठी अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक एफिशिएंट अंदाज में रख पाएगा। आज़ादी के पूरे संघर्ष में, आज़ादी के पूरे संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और आज देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, जब स्वतंत्रता आ गई, जब अंग्रेज यहाँ से भाग गए, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका पूरी तरह तब्दील हो गई। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के सामने एक राजनीतिक दल के तौर पर सामने आई और अब उसकी भूमिका थी कि देश के स्वर्णिम इतिहास को दोबारा से लाया जाए। जब देश गुलाम नहीं था, जो उसका स्वर्णिम गौरव था, उसको वापस से लाया जाए और देश के विकास को एक नई दिशा और दशा प्रदान की जाए। 1947 में पहली सरकार का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के फेस के आगे किया। जब अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुने गए 1947 में, लेकिन पहला चुनाव 1952 में हुआ। 5 सालों तक अंतरिम सरकार चली। 1952 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के सामने एक राजनीतिक दल के तौर पे गई, तो देश में एकमात्र बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और कोई भी राजनीतिक संगठन का ज़्यादा वजूद नहीं था। मोनोपोली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। और दूसरा फैक्टर ये था कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आकर के राजनेता हो गए थे। इसलिए लोगों का सेंटिमेंट, भारत की भावना, भारत के लोगों की भावना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी। और 1952 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक विराट विशाल भव्य जीत मिली, जहां पर उन्होंने 420 सीटों में से 364 सीटें अर्जित थीं जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। ये पूरा काल जब कांग्रेस देश की राजनीति पे दबदबा स्थापित किए हुए थी, जब उनकी मोनोपोली चल रही थी, ये 1967 तक चला, 1967 तक, जब कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी। कुछ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कांग्रेस को देश के चुनिंदा इलाकों में टक्कर दे रहे थे, लेकिन मुख्य तौर पे कांग्रेस देश पर रूल कर रही थी। 1967 तक ये चला। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। इसके बाद 17 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की दो साल के बाद मृत्यु हो गई, ताशकंद समझौते के लिए जब वो गए थे। इसके बाद 17 दिन के लिए दोबारा से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री चुना गया। फिर इंदिरा गांधी को अंततः प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लेकिन 1967 में कांग्रेस का दूसरा दौर प्रारंभ होता है, जब देश की राजनीति में थोड़ी उठापटक होती है। असल में 1967 वो दौर था जब देश में राज्य और लोकसभा के, मतलब केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। तो 1967 के लोकसभा चुनाव तक आते आते कांग्रेस के खिलाफ देश के लोगों की असंतुष्टि बढ़ गई थी। कांग्रेस ने कई सारे राज्यों में अपनी सत्ता खो दी, जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता खो दी। लेकिन जैसे तैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में कांग्रेस ने वापसी कर ली 283 सीटें अर्जित करते हुए। असल में 1967 में एक असंतोष आ गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के फेस के आगे 1971 का चुनाव आते आते, असल में चुनाव 5 साल बाद 1972 में होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले ही चुनाव करा लिया 1971 में, देश की जनता का मूड भांपते हुए। 1971 में चुनाव जब हुआ तो 1967 का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। 1971 आते आते इंदिरा गांधी ने अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक फेस बना लिया था। 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी गरीबों की एक मसीहा के तौर पर स्थापित हो गई, गरीबों की एक नेता के तौर पर स्थापित हो गई। आपने सुना होगा उस समय की जहां भी इंदिरा गांधी रैली करने जाती थी, देश भर में जहां भी प्रचार करने जाती थी, वो अपने सभी भाषणों में एक बात को दोहराया करती थी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ,
मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। आप बताइए, आपको इंदिरा हटानी है या गरीबी हटानी है? ये उनका अंदाज भारत को भारत को पसंद आ गया और भारत ने उन्हें अपने सिर माथे पर बिठा लिया। लेकिन अगले 2-3 साल आते आते इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ गया। 1974-75 का दौर आते आते देश में उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त होने लगा। गुजरात के विद्यार्थी उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, केंद्र सरकार की शैक्षणिक नीतियों के खिलाफ। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद हो रहा था और वहां पर दिनकर जी की कविताएं पढ़ी जाती थी कि सिंहासन खाली करो, कि ये जनता आती है इंदिरा सरकार के विरोध में। एक माहौल बनने लगा था और तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला सुनाती है जिसमें रायबरेली से उनकी सांसदी रद्द कर दी जाती है, उनकी एमपीशिप, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप रद्द कर दी जाती है और अंततः उनके प्रधानमंत्री पद पर बात आ जाती है, उनका प्रधानमंत्री पद लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद वो इमरजेंसी देश में लगा देती हैं। इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसमें पूरे देश का मीडिया, जो भी मीडिया समूह इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिश करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। पूरा विपक्ष जेल में था, जयप्रकाश नारायण सहित। और उस समय उनके अनुज बेटे, उनका जो छोटा बेटा था संजय गांधी, उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, वो इस इमरजेंसी की आड़ में देश के एक विशेष संप्रदाय की जबरदस्ती नसबंदी कराने में लगे हुए थे। और ये जब कहा जाता है तो कई किताबों में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में इस इमरजेंसी के खिलाफ फूट थी। मतलब बाहर तो इसके खिलाफ आक्रोश था ही, लेकिन कांग्रेस के कई लीडर्स मानते थे कि देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए। इवन इतना भी कहा जाता है कि गांधी परिवार में इस फैसले को लेकर के फूट थी। इंदिरा गांधी के फैसले से कोई सहमत नहीं था संजय गांधी को छोड़ करके, संजय गांधी बिल्कुल इस फैसले से सहमत थे। राजीव गांधी का कहा जाता है कि राजीव गांधी ने अपनी मम्मी से कहा था कि ये इमरजेंसी मत लगाइए, इससे कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो सकता है। एक किताब में उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा था इंदिरा जी से कि इमरजेंसी मत लगाइए, इससे कांग्रेस के अस्तित्व पर बात आ सकती है। लेकिन इमरजेंसी लगी, 2 सालों तक इमरजेंसी चली। 1977 में चुनाव हुए। चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। 520 सीटों में से कांग्रेस कुल 154 सीटों पर विजयी रही। इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई रायबरेली से। रायबरेली सीट जो एक गढ़ मानी जाती है गांधी परिवार की, कांग्रेस की, इंदिरा गांधी वहां से हार गई, बुरी हार हुई और देश में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व मोरारजी देसाई के रूप में उन्होंने देश का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। जनता परिवार की सरकार बनी। जनता परिवार असल में कई पार्टीज का, जनता पार्टी असल में कई पार्टीज की, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, उस समय की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज भी कई सारी शामिल थी, उन सबका एक गठबंधन था। 1-1.5 साल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है, किसानों का मसीहा जिन्हें माना जाता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरकार 1980 तक ही चली। कई सारे राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी की सरकार से अपना हाथ खींच लिया और अंततः सरकार गिर गई और देश को भी भरोसा हो गया था कि सिर्फ कांग्रेस ही इस देश को कांग्रेस ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है, गांधी परिवार ही इस देश को चला सकता है। और 1980 में इंदिरा गांधी ने जोरदार वापसी की। उस समय 520 सीटों में से उन्होंने 354 सीटों पर जीत अर्जित की। उत्तर प्रदेश में शानदार परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्होंने देखा कि उनके हार के कारण क्या थे। इंदिरा गांधी का ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जीवन का कि जब उन्होंने 1980 में वापसी की सरकार में, तो उन्होंने देखा कि 1977 में उनके हार के कारण क्या थे। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में पाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो लुटियंस, दिल्ली के लुटियन जोन के जो इंटेलेक्चुअल क्लब्स हैं वो, और जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समाज में बदलाव के नाम पर सत्ता परिवर्तन का काम करते हैं, वो उनके हार के कारण हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इन सारे इंस्टीट्यूशंस में, सारे क्लब्स में, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो उस समय विरोध कर रहे थे, जितने भी पब्लिशिंग हाउस थे, उन्होंने राजनीतिक सेंध लगाना प्रारंभ किया और वहाँ पर अपने लोग बैठाने शुरू किए। लुटियंस, दिल्ली के सारे क्लब्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। इसके बाद कांग्रेस का दबदबा पूरे देश पर मजबूत हो गया। सभी राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई।
एक हिसाब से उस समय भी ये नारा दोबारा से इमरजेंसी के बाद भी बुलंद होने लगा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। लेकिन 1984 में काफ़ी दुखद एक घटना हुई और उनकी मृत्यु उनके ही अंगरक्षकों ने, उनके ही बॉडीगार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी मौत हो गई। 1984 के चुनाव हुए। इंदिरा के प्रति एक लहर थी, एक सांत्वना लहर थी, जिसका फायदा उनके बेटे राजीव को मिला और राजीव गांधी आज़ाद भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 48 साल की उम्र में। और राजीव गांधी ने कई सारे अच्छे फैसले अगले 5 सालों में किए, लेकिन 5 साल पूरे होते होते उनकी अपनी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर बिस्व प्रताप सिंह, बीपी सिंह, उनके द्वारा बगावत की जाती है और सरकार पर लगाए जाते हैं बोफोर्स घोटाले के। बोफोर्स असल में तोपें हैं। हमने कारगिल युद्ध की जब जो भी फुटेज देखी, हमने देखा होगा तोपें माउंटेन्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स पर गोले दाग रही हैं। वो असल में बोफोर्स तोपें हैं जो हमने जर्मनी से खरीदी थी। उसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने बीच में पैसा खाया है, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस आरोप में 1989 का चुनाव होता है, इस आरोप के बीचों बीच, और बीपी सिंह जनता परिवार ज्वाइन कर लेते हैं और अंततः बीपी सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार को बाहर से समर्थन देती है। 2 सालों तक सरकार रहती है, फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, दोबारा कांग्रेस वापसी करती है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं। वो एक ऐसा पीरियड था दोस्तों, वो 5 सालों का, 1991 से 96 तक, वो 5 सालों का पीरियड ऐसा था जब उन 5-6 सालों मात्र में कांग्रेस के ऊपर गांधी परिवार का दबदबा नहीं था। गांधी परिवार के अलावा भी कोई प्रधानमंत्री बना, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव। 5 सालों तक प्रधानमंत्री रहे, काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए। उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके दौर में एलजीपी की पॉलिसी लागू हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद भारत का मार्केट पूरे विश्व के लिए खुल गया था। तो काफ़ी अच्छा काम रहा। लेकिन ये 1991 के इलेक्शन के साथ ही देश में गठबंधन सरकारों का दौर आ गया। 1996 के बाद अटल जी की सरकार बनी 17 दिनों के लिए, बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन रहा, फिर उनकी 17 दिनों बाद सरकार गिर गई, इस प्रकार चलता रहा। 1999 में अंत में 1999 में अटल जी की सरकार बनती है 5 सालों के लिए, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल उनके साथ गठबंधन में होते हैं। 2004 तक वो सरकार चलती है, 5 साल का टेन्योर पूरा करती है। इसके बाद 2004 में वापसी होती है कांग्रेस की नाटकीय अंदाज में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया फीलिंग गुड का नारा जगमग हो रहा था, ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में। कारगिल युद्ध भारत जीत चुका था, अटल जी की चारों ओर जय जयकार हो रही थी। अब की बार अटल सरकार, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। अब की बारी अटल बिहारी नाम उस समय नारे लग रहे थे। लेकिन 2004 में नाटकीय अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, साउथ में डीएमके, बीजू जनता दल, जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी, इन सब पार्टियों के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार बनाती है अंततः मेजोरिटी फिगर हासिल करके। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उस समय बहुत मशहूर वाकया हुआ था कि सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मैं ये मौका और किसी को देना चाहूँगी। और उस समय कांग्रेस में एक त्याग की देवी के तौर पर सोनिया गांधी की 2004 में कांग्रेस सरकार बनाती है और अगले 5 सालों तक चलाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती हैं उनकी। 2009 का चुनाव होता है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, उस समय तक ये एक नरेटिव बन चुका था कि 2 बड़ी पैन इंडिया पार्टी हैं भारत के अंदर। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। मुख्य तौर पे कम से कम उत्तर और मध्य भारत में तो ये नैरेटिव सेट था कि 2 ही मुख्य पार्टी हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है आडवाणी जी के नेतृत्व में और अगले 5 सालों तक और यूपीए 2 का शासन रहता है। लेकिन इस यूपीए 2 के शासन में कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। 2G, 3G, आदर्श और जीप घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, कॉलगेट स्कैम, इस प्रकार के कई सारे घोटालों के आरोप उनके ऊपर लग जाते हैं। 2011 में अन्ना आंदोलन होता है और एक भारी एंटी इनकम्बेंसी ना सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आ जाती है।
और 2014 में एक व्यक्ति 2014 में एक ऐसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में आता है जो भारतीय राजनीति के पूरे डिस्कोर्स को, पूरे नैरेटिव को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहा जाता है कि पहला दौर नेहरू का था, दूसरा दौर इंदिरा का था, तो तीसरा दौर इनका है। ये व्यक्ति गुजरात से आते हैं, इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव जीतती है, 2019 का चुनाव जो जीतती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार 2014 और 2019 में ऐतिहासिक रहती है। 2014 में जहां सिर्फ 44 सीटें ये जीतते हैं, 2019 में 54 सीटें जीतते हैं। राहुल गांधी स्वयं की सीट हार जाते हैं। बड़े बड़े डायनेस्ट, जो बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से आए हुए लोग होते हैं, भले ही वो गुना में सिंधिया हों, अमेठी में राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये सभी लोग अपनी चुनावी सीट, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाते हैं। तो फाइनली ये तो हो गई इतिहास की बात। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस में वीकनेस क्या है और देश का एक और मुख्य विपक्षी, कांग्रेस का विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ क्या खास बात है। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कांग्रेस की वीकनेस तलाशना शुरू करेंगे, और इसका मकसद होगा कांग्रेस को बताना कि आप क्या गलत कर रहे हो। अगर वो इस वीडियो को देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी खामियां समझ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। कांग्रेस, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, ये लोगों का मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होकर के रह गई है। गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। वहां पर एक राजनीतिक पार्टी में क्या होता है कि हायरार्की होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो मिलकर के निर्णय लेते हैं। नेशनल लीडर्स होते हैं, स्टेट लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, जो पूरी प्रोसेस होती है पार्टी को चलाने की। लेकिन यहाँ पर गांधी परिवार के 3 से 4 लोग पूरे निर्णय लेते हैं, और उनके ही दरबारी, जो दिल्ली छाप कोठरी होती है ना, उसी के पूरे उनके वो पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घिरा हुआ है, और उनकी विचारधारा उन्हें काफी प्रभावित करती है। दूसरी बात है लैक ऑफ लीडरशिप। आज के सामने नरेंद्र मोदी है। 2019 का आप चुनाव देखें तो तीनों फैक्टर था, देयर इज नो अल्टरनेटिव, लेकिन ये तीनों फैक्टर नरेंद्र मोदी ने टीमो फैक्टर में बदल दिया, देयर इज मोदी ओनली। तो एक मोदी जैसा नेता है जो विश्वव्यापी नेता है, जो जिसके सामने जिसके पीछे लोग चलने तैयार हैं, करोड़ों लोग उनकी एक बात पर पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और एक है राहुल गांधी, जिनका नैरेटिव एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के तौर पे बना हुआ है, लोगों के सामने एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि ये राज। और तीसरी कांग्रेस की कमजोरी है, ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। ये इनका ऐसा मानना है कि मुस्लिम का वोट बल्क में जाता है अगर थोड़ा अपीजमेंट किया जाए, अगर तो थोड़ी तुष्टिकरण इनकी की जाए धर्म के नाम पर। क्योंकि मुस्लिम्स वैसे भी एक दुनिया भर में नैरेटिव है कि थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, थोड़े रेडिकल होते हैं, थोड़े धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। तो उनकी धार्मिक भावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, जिसके कारण एक देश का बड़ा वर्ग जो कोर हिंदू वोटर है, जो देश का 70 से 75% वोटर है, वो इनसे अलग हो गया है। वो इन्हें वोट नहीं करता है सामान्य तौर पे, और उनका पूरा वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है। और चौथी जो इनकी गलती है वो है आइडियोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज। आप पिछले 6 साल उठा करके देख लीजिए, जब देश चाह रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये राम पर सवाल उठाते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। जब देश मांग करता है कि कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये अलगाववादियों से शांति वार्ता की बात करते हैं। जब देश मांग करता है कि 370-35 को कश्मीर से हटा देनी चाहिए, तब ये मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम 370 को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान में जाकर के एयर स्ट्राइक करता है, तो कांग्रेस के नेता सबूत मांगते हैं। तो कुल मिला के जो देश की भावनाएं होती हैं, मोदी विरोध करने के चक्कर में, भाजपा विरोध करने के चक्कर में ये देश की भावनाओं का विरोध करने लगते हैं। इसलिए लोग इनसे अलग होते जा रहे हैं। पांचवी जो इनकी गलती है वो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके पास संगठन नहीं बचा है। एक जो मूलभूत दोनों में अंतर है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो ये है, एक जो मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि आज भले ही वो रैली के अंतिम पंक्ति में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, लेकिन अगर वो इसी प्रकार पार्टी के लिए मेहनत करता रहा तो वो मंच पर लगे हुए सोपों पर भी जाकर के वो एक राजनेता के तौर पे विराज सकता है। क्योंकि
वहाँ पर प्रतिभा की कदर है, वहाँ पर राजनीतिक प्रतिभा को सम्मान मिलता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं वो यहाँ पार्टी के लिए कितनी मेहनत कर लें, पार्टी के लिए कितना ही पसीना बहा लें, वह मंच पर सजे हुए सोफों पर उस डाइस पर जाकर के अल्टीमेटली वही लोग बोलेंगे जो गांधी परिवार के खास होंगे, या तो गांधी परिवार से ताल्लुकात होंगे उनके, या वो छोटी सी जो दिल्ली छाप कोटरी है उसका हिस्सा होंगे। तो कार्यकर्ता भी काम नहीं करते हैं, और भाई भारतीय जनता पार्टी को उनकी आइडियोलॉजी के कारण हर घर एक कार्यकर्ता मिल जाता है। उनकी जो हार्ड हिंदू की एक जो आइडियोलॉजी है, हिंदू रिवाइवल की उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके कारण भारत के हर घर में उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर उनके नेता भी चुनाव प्रचार करने ना जाए तो हर घर में बैठा हुआ उनका वो स्वयंसेवक, वो कार्यकर्ता उनका चुनाव प्रचार करता है। तो ये कुछ मसले हैं। दूसरी बात, कांग्रेस टूट रही है, हाल ही में हम देख रहे हैं, और ये नैरेटिव बना है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये हार्डकोर हिंदू माहौल पिछले 6 वर्षों में बना है इस देश में, और ये हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटती है, कांग्रेस टूटती है, कांग्रेस बिखरती है। अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अच्छी भली इनकी सरकार चल रही थी, लेकिन इनकी ओल्ड गार्ड और इनके जो यूथ आइकन्स हैं, इनके बीच की लड़ाई, जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने नेता हैं, और इनके जो यूथ आइकन्स हैं, उनके बीच में ही लड़ाई है। तो कांग्रेस अपने आप में कई गुटों में बढ़ जाती है और अंततः इनकी सरकार गिर जाती है, जैसा कि अभी कर्नाटक में हुआ। एक और चीज जो कांग्रेस को जिस पर ध्यान देना होगा कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ये पार्टी है, तो गांधी परिवार अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल करती है। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि राहुल गांधी से बेहतर, राहुल गांधी से ज्यादा लाइमलाइट कांग्रेस के अंदर किसी को मिले, ताकि राहुल गांधी पीछे छूट जाए और नेता आगे निकल जाए। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अब नहीं है, सचिन पायलट हुए, और भी कई सारे पॉलिटिशियंस हैं। कांग्रेस के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। शशि थरूर हैं, ऐसे मनीष तिवारी हैं, कई नेता हैं जो बहुत अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जो पुत्र मोह है सोनिया गांधी का, वो कांग्रेस पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। वो प्रतिभा को आगे नहीं आने दे रहा है। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहें। एक और चीज, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पास है। आरएसएस की प्रतिभा, आरएसएस व्यक्ति जुड़ता है आइडियोलॉजिकली और तैयार होकर के भारतीय जनता पार्टी उसे इंपोर्ट कर लेती है, तो प्रतिभा की कमी नहीं होती। और उसी प्रकार आरएसएस एक पेरेंटिंग बॉडी की तरह, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस आज भले ही हार रही है, लेकिन कांग्रेस का जो ब्रांड है आज भी लोगों के दिल में उनके लिए संवेदनाएं हैं, उनके लिए सांत्वना है कि देश के विकास में पिछले 50 वर्षों में देश के विकास में इनका योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान है। तो ब्रांड जो कांग्रेस है, जो ब्रांड कांग्रेस है, वो आज भी जीवित है। जो ब्रांड की रिकॉल वैल्यू होती है ना, वो आज भी जीवित है। बस प्रयास करने की दरकार है, अपनी वीकनेसेस को दूर करने की दरकार है। सोनिया गांधी को अपना पुत्र मोह छोड़ने की दरकार है, क्योंकि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और अगर कांग्रेस को उभरना है तो इस बात को गांठ बांध लें कि वतन की फिक्र करना अदा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, वंशवाद छोड़ दीजिए, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति छोड़ दीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। सोनिया गांधी पुत्र मोह से बाहर आए, गांधी परिवार दिल्ली छाप कोटरी से बाहर आए, प्रतिभा का सम्मान हो पार्टी के अंदर, तो ना दिल्ली का सिंहासन दूर है, ना भारत माता का विश्व गुरु बनने का महान विश्व पटल दूर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को